फैंस पूछ रहे हैं कि सलमान खान को उनको चाहिए सनम तेरी कसम 2 में, वो तो हमें भी चाहिए। तो हमने उस वक्त सनम तेरी कसम 2 की भी कहानी लिखी हुई। वो कहानी ख़त्म होती है, उधर से वो पेड़ से बात कर रहा होता है ना, और वहाँ पे फिर उसकी आवाज़ आती है सरू की से। तो वो सनम तेरी कसम 2 का बिगनिंग है। आशिक मिजाज के बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर इंडियंस आर बेसिकली आशिक हैं। फ्रॉम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम एक लव स्टोरी तो वैलेंटाइन पे ज़रूर आ रही है 2026। कहते हैं मोहब्बत के सफ़र में कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, और जब वो कहानी अधूरी रहती है तो वो पर्दे पर उतरती है। तो पर्दे पर जब उतरने के बाद जब लोगों के दिलों को छूती है, ऐसी ही कहानी की हम आज बात करेंगे, सनम तेरी कसम। सनम तेरी कसम जो पहले रिलीज़ हुई 2016 में, लेकिन लोगों का प्यार उतना नहीं मिला। उसकी वजह क्या रही थी वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर। इनकी जोड़ी काफ़ी मशहूर है और इनकी जोड़ी की वजह से ही इनकी कहानी अब तक चल रही है। विनय सप्रू जी और राधिका राव जी। तो इतने टाइम बाद इस मूवी को इतना प्यार मिल रहा है, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? हार्ट ब्रोकन से हार्ट होल हो गए हम। इट्स बिन 9 years, तो वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटैटिक। बहुत खुश हैं हम लोग, माने बयां ही नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं। जैसा आपने कहा कि जब आप टूटे दिलों की कहानियाँ लिखते हैं तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन से वो प्रेरित होती है, यू नो। और उसके पीछे एक सफ़र होता है एज अ राइटर का सफ़र क्या होता है कि वो सबसे डिफ़िकल्ट सफ़र होता है, क्योंकि वो जब राइटिंग का प्रोसेस होता है तो आप कमरे में अकेले बैठे होते हैं और अपने दिमाग से आप खुद ही सवाल कर रहे होते हैं, उनके खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में ढूंढ रहे होते हैं, अपनी में पिरो रहे होते हैं सारा का सारा। तो ये जो राइटिंग का प्रोसेस था ना, इतना टैक्सिंग था, क्योंकि वो ये एक, जैसा आपने कहा, टूटे दिलों की कहानी। और ये है कि और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पिक्चर की, वो है अपने एक, वो बोलते हैं ना, इसका बेसलाइन था अ लव स्टोरी सील्ड विद अ कर्स। तो वो कर्स एक पिता अपनी बेटी को देता है और वो बोलता है मैं जीते जी तेरे पिंड दान कर दूंगा, मैं तेरा क्रियाकर्म करूंगा, और वो करता है। और वो जो उसकी जो फिर क्या उस लड़की पे बीतती है, और फिर वो किस तरह से वो दोनों प्यार करने वाले एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे जाना चाहते हैं, पर जो भी फिर टूटना बिखरना शुरू होता है, और फिर किस तरह से वो बिखर जाते हैं पूरे, और फिर किस तरह से वो बाप जो उस अपनी बेटी को वो कर्स करता है, किस तरह से वो अब बाकी की ज़िंदगी काटेगा। तो इट वॉज अ हार्ट रेंचिंग टेल ऑफ रिश्तों की कहानी। और ये आम नहीं थी कि जैसे आम कहानियाँ होती हैं ना, कि बाप एक अमीर है एक गरीब है, या एक कोई हिंदू है एक मुस्लिम है, या एक, जो आम कहानियाँ होती हैं। इट वॉज नॉट दैट, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ, एक कहानी थी एक बाप के श्राप की, एक बाप के कर्स की बेटी पे। यहाँ पर अभी लोग ये देख रहे हैं कि उन दोनों हीरो और हीरोइन, जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनकी कहानी है, लेकिन आपने कहा कि एक बाप की भी कहानी है, एक जो कर्स है, श्राप है, उसको भी एक एंगल डिफाइन कर रही है स्टोरी। तो जब आप लिख रहे थे तो क्या उन लव बर्ड्स के बारे में सोच कर लिख रहे थे, या एक पिता के बारे में भी सोच कर लिख रहे थे? नहीं, वो कहते हैं ना कि अब एक कोई भी लव स्टोरी होती है उसमें एक मेन मुद्दा होता है एज अ राइटर कि इन लवर्स को मिल क्यों नहीं रहे हैं, इनको दूर कौन कर रहा है। तो वो जो दूर करने की वही कहानी होती है एक लव स्टोरी की, तो इनको दूर कौन कर रहा है। तो अब कई कहानियों में, जैसे मैंने कहा, लड़का अमीर होता है लड़की गरीब होती है तो वो दूर रख करता है उनको, या बाप अग्री नहीं कर रहा है, माँ अग्री, तो वो दूर करता है, या फिर जो भी रिलीजियस बिलीव्स की वजह से नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो दूर कर रहा था वो एक ऐसा कारण था कि विच इज़ एक्चुअली इट इज़ डिवाइन, वो जो बोलते हैं ना, एक सेलेस्टियल, बिकॉज पिता का वो दर्जा होता है किसी भी बेटी की ज़िंदगी में। तो वो उस लेवल का था कि एक श्राप। हाँ, हमारी पिक्चर में एक लाइन है, कहते हैं जब वो हीरो से कहती है कि दुआ बद्दुआ जो माँ बाप कहें उसके लिए भगवान ओके कह देते हैं। तो वो सार है कि माँ बाप जब कुछ दिल से आपको दुआ देते हैं तो माने सारी कायनात उसके लिए आपके लिए काम करती है, एंड बद्दुआ देते हैं तो फिर आपको कुछ बचा नहीं सकती है। यस, हाँ। ये सरस्वती का कैरेक्टर कहाँ से आया? ये सरू
जो एकदम से आया, एक बहुत इसका कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ सरस्वती का कैरेक्टर राधिका जी, ये भी तेलुगु हैं, वो भी एक तेलुगु लड़की है। और अगर आप हमारा उसके घर का जो उसके घर का हाव भाव है, जो उसके घर का चाल चलन है, वो सवेरे उठ के सरस्वती का जो इंट्रोडक्शन है वो है कौशल्या सुप्रभातम पे, वो इनके घर में ही बजता है। उनके पापा भी इनको विभूति लगाते हैं। बट मेरे इनके पापा घर बस का है। वहीं तक है, इतने स्ट्रिक्ट नहीं है मेरे पापा। थोड़े से गुस्से वाले हाँ, जरूर हैं, गुस्से थोड़े से वाले। गुस्से वाले जरूर हैं। तो पापा का कैरेक्टर सब खासा उनका एक जो कि मैंने आपको कहा था, जब आप कहानी लिख रहे होते हो, जब इस किस्म की रिश्तों के टूटने की है कि कहीं आप अपनों में ही ढूंढ रहे होते हैं ना, आप शहर भर में न्यूज़पेपर पढ़ के तो नहीं मिलता ना आपको, कहीं आप अपने ही उसमें ढूंढ रहे होते हो चीज़ों को। तो सरू का कैरेक्टर इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट आजकल हम देख रहे हैं जेन ज़ी लव बहुत ज़्यादा फेमस है, बेंचिंग, कैजुअल रिलेशनशिप। ऐसे टाइम पर ऐसी फिल्म रिलीज़ होती है जो कहीं ना कहीं 90s लव को डिफाइन करती है कि एक तरफा प्यार हो रहा है और फिर उसके बाद भी वेट चल रहा है, इंतज़ार में, अभी हीरो भी है, फिर एंड में उसको जाकर मिलता भी नहीं है, फिर वो जो उसको पता भी लगता है तो उसको लेटर्स के थ्रू हीरोइन को पता लगता है। ऐसे में लगा था कि ये मूवी लाइक ये तो चल जाएगी। नहीं, अगेन ये जो जेन ज़ी की डेफिनेशन है, मुझे लगता है ये किसने बनाई? ये किसने बनाई, और इससे ये प्रूव रॉन्ग हो गई है कि जेन ज़ी की जो डेफिनेशन है कि भाई मैरिज इज़ एन आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन, माँ बाप की क्या ही मर्जी है, तो पर फिर 9 साल पिक्चर इस वक्त सैटेलाइट पे अवेलेबल है, OTT पे अवेलेबल है, YouTube में फ्री में अवेलेबल है, और 1 बिलियन व्यूज़ हो चुके हैं YouTube वगैरह पे। तो उसके बाद भी पब्लिक थिएटर में आ रही है, और पब्लिक नहीं, ओनली यूथ आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, बट यूथ मतलब जितनी रीलें बन रही हैं, जितने उनके मीम्स बन रहे हैं, सब हो रहा है जो उनके सारे गानों पे, इट इज़ यंगस्टर्स विच इज़ गोइंग देयर, यू नो। तो यही बात हो गई कि जेन ज़ी की डेफिनेशन, आई थिंक जो लोग जेन ज़ी की डेफिनेशन लिख रहे हैं हमारे देश के बारे में, उनको थोड़ा सा ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या डेफिनेशन है इसकी। क्योंकि आप थिएटर में देखो तो मोस्टली द people who are filling the theaters even now are between the age group of 16 and 24. तो ऐसा नहीं है कि ओल्डर लॉर्ड, हाँ, आप थिएटर की बेसिक डेमोग्राफिक देखेंगे तो बहुत यंग ऑडियंस बैठ के पिक्चर देख रही है, तो वही तो जेन ज़ी है। तो वो जेन ज़ी तो रो रही है ये पिक्चर देख के, ये जेन ज़ी तो भर रही है थिएटर को। तो 90s टाइप, 80s टाइप, ये क्या है, ये इटर्नल लव स्टोरीज हैं, जहाँ आप एक दूसरे का इंतज़ार करते हो, एस्पिरेशनल लव स्टोरीज हैं कि आप किस हद तक जा सकते हो एक दूसरे के लिए। तो ये मूवी मैंने भी देखी, पहले भी देखी थी, दोबारा देखी, और सबसे अच्छा जो हार्ट टचिंग था, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके बावजूद इसमें खत वाला हमने वो फील किया कि 90s एरा आ गया है कि खत से कुछ लिखा जा रहा है। क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पे आप चैट करते हो, सोशल मीडिया पे स्नैप भेजते हो, लेकिन ये पूरा पुराने ज़माने में ले गया। पर यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम लोग, अब जो राइटर है वो 30-35 का हो चुका है, अब वो अपने नज़रिए से देखता है एक 16 साल के फीलिंग और ये, बट आप उस 16 साल के पास जाओ, वो थोड़ी जाके लड़की को मिलते बोलेगा आई लव यू, या उसको मैसेजेस करने लगा। उसको अभी भी वो झिझक है, अभी भी वो सहमा हुआ सा है, अभी भी वो पहले प्यार की जो एक हल्की सी, वो भीनी सी एक जो एक के पास से गुजर जाती है लड़की, और जो बदन में झलबड़ बड़बड़ हो जाती है, वो उसको होती है। आपको अब क्या होती है, तो आप उसको उस नज़र से देख रहे हो। मुझे लगता है कंट्री की जो मैं, विनय जी और मैं ये काफ़ी डिस्कस करते हैं, और हम कहते हैं हर नेशन की यूथ की एक मिजाज होती है। एवरी कंट्री हैज़ गॉट अ सर्टन ईथॉस एंड अ सर्टन वे ऑफ लिविंग। इंडिया में मुझे लगता है आशिक ज़्यादा हैं, आशिक मिजाज कम है। तो ये कंट्री आशिकों की कंट्री, आशिक मिजाज की नहीं है। तो हम लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये सब जेंजी सोच के। आशिक मिजाज के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर इंडियंस आर बेसिकली आशिक हैं। और ये चीज़ प्रूव भी करती है, हम भले ही वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन दिल से तो हम लोग देसी ही आशिक हैं। हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि शादियां पहले भी होती थी, बट अब चाहे कटरीना कैफ हों, चाहे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हों, चाहे अनुष्का शर्मा, विराट कोहली हो, ये लोग तो कैसी भी शादियां कर सकते हैं ना, बट दे आर गोइंग बैक टू द ट्रेडिशन।
उनकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडिशनल, वो 4-4 दिन की पूरे कस्टम्स हो रहे हैं, मेहंदी हो रही है, हल्दी हो रही है, बाकायदा हल्दियाँ लग रही हैं और हर जगह वो हो रहे हैं, फिर संगीत हो रहा है, सब हो रहा है उसमें। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, और कन्यादान हो रहा है। तो कन्यादान जो हमारी पिक्चर का भी था इसमें, कि बाप का ही वो है ना सारा। तो कन्यादान आज सारा जेंजी और सारे जो हमारे जो एस्पिरेशनल लोग हैं वो सब क्या हो रहा है। आज क्रिश्चियंस में भी फादर लड़की को लेके जाता है ग्रूम के पास में, वॉक करता है। हमारे हिंदूज में भी कन्यादान। तो फिर ये कहाँ से हो गया कि जेंजी ये नहीं करते, बट वो तो सभी कर रहे हैं। हमें से विराट कोहली वगैरह ये यार तो लाइक सो, अब जेन जी, इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग फॉर द सोशल मीडिया। नो मुझे लगता है सिचुएशनशिप ये सब, आई थिंक ये बहुत छोटे परसेंटाइल है जो ज़्यादा बात करते हैं, बट आई थिंक जो मैक्सिमम जो सोल स्पेस है वो हमारी इंडियन सोल स्पेस ही है। एंड तो डू यू गाइस रियली थिंक कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रील्स ने इस मूवी को एक हुक दिया है कि लोग जाए थिएटर में? क्योंकि रील्स जब वायरल होती है तो लोग देखते हैं कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं। ऑफ कोर्स जब फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी पिक्चर, तो हमने तो हमारे जो स्टूडियो थे, हम तो पिक्चर बना रहे थे, न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ पिक्चर बना रहे थे। हमें कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पैसों की दिक्कत, ये दिक्कत। अब हम सलमान सर के साथ बनाते, सनी सर के साथ, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हम न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ बना रहे हैं, और हमारे थोड़े से न्यू बॉय न्यू गर्ल भी कोई स्टार सन या स्टार डॉटर नहीं था वो, तो हमारे यहाँ तो 2-3 पिक्चरें कर चुके हैं, उनकी भी फ्लॉप हो चुकी हैं, ये सब हो चुका है। तो पर हमारा बिलीव था इस स्टारकास्ट पे, इस पे, तो हम लोग उसके साथ बनाए थे। बट उस वक्त स्टूडियो ने प्रमोट नहीं किया, जो भी नहीं किया। बट उसके बाद स्टार्ट हुआ डिजिटल जनरेशन। वो जो 9 साल में जो टर्न अराउंड आया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारा का सारा, तो हमारी ऑडियंस हमसे डायरेक्टली टच होती है। अब उसको बीच में लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमसे डायरेक्ट बात करती है। हमें ये कहती है कि हाँ, कि वो जो लास्ट वाला सीन है, वो पेड़ के पास जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बोतल लेके, वो ये कह रहे हैं बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं उसमें, क्या उसका। exactly. तो अब वो डायलॉग बोल रहे, तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हें रोज करता हूँ कसम से। तो वो अमन थी, तो बिकॉज नाउ हमें टैग कर देते हैं, तो टैग मतलब हम सीधे हमें मिल रही हो सब। तो दैट होल थिंग इज चेंज्ड, यू नो। हमें बहुत गालियाँ देते थे, फैंस, कि गलती हो गई भाई, नहीं देखा 2016 में, कह रहे ना गलती हो गई, अब बस आप रिलीज़ कर दो थिएटर में और जाके सो जाओ, फिर हम भर देंगे थिएटर। इस बार हम प्रायश्चित करेंगे, और इस तरीके से प्रायश्चित करेंगे, फिर मौका नहीं देंगे आपको कंप्लेन करने का कि हम लोगों ने आके आपकी पिक्चर नहीं देखी। और उन्होंने सच में जस्टिस किया भी इसके साथ। ये फैंस की ही ट्रायम्फ है। कोई रियल, जो कहते हैं ना, कोई रियल मार्केटिंग, जो कहते हैं ना टेम्पलेट मार्केटिंग, कुछ नहीं हुई। एक दूसरे ने देखा, एक दूसरे को बोला, एक दूसरे में स्प्रेड किया। सबसे बड़ी बात है, सबने पिक्चर देखी हुई है, थिएटर आ रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, और एक कोई वहाँ पे पीछे वो ग्लास तोड़ रहा है, उसकी रील बना रहे हैं, कोई पिक्चर में आ रहे हैं सेलिब्रेट करने, सब खींच मेरी फोटो पे जाके सब डांस कर रहे हैं। हम लोग एक थिएटर गए थे, एक एग्जिबिटर ने हमें बुलाया था बॉम्बे में, तो वहाँ एक यंग सा लड़का ऐसे पिक्चर खत्म हो गई, ऐसे बैठा हुआ। तो वो लोग जो उन सिक्योरिटी होते हैं, क्योंकि अगला शो डालना है, कि भाई इसे क्या हुआ, इसे कनेक्ट, ही सेज वो जो लेट गया, उसकी आवाज़ टूट गई, वो ऐसे कर रहा था। तो ये कोई फेक नहीं है, वो उनको वो टच कर रहे हैं। वो यंग था बरकत जी, वो बहुत यंग लड़का था। तो हम लोग कह रहे हैं वो जेनजी में भी वही फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है जेनजी हम लोगों से ज़्यादा इमोशनल है। उनको वो क्रेडिट नहीं देते हैं कि वो उनकी पूरी इमोशंस आर आउट देयर। वो तो मैंने ऐसे लेटा हुआ एकदम बेहाल सीट में, तो when you see, and there are real emotions of theirs, so Gen Z is just amazing, I think, and फिर भी हम लोग थोड़ी सी अंदर ही अंदर बोलते थे, बट ऐसा ओपन इमोशंस नहीं दिखाते थे जो ये जनरेशन दिखाती है। एंड आई थिंक उनको कोई हमारी कल्चर में स्टीप्ड स्टोरी जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें स्मार्ट क्यूटनेस है, यूथ है, फीलिंग है, वो बहुत प्यार से उसको देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ये मूवी जब मैंने भी देखी, जब मैं निकला थिएटर से, तो इट्स लाइक एक मैं भी लिखता हूँ, मैं भी
तो मेरे पास एक कुछ 4 लाइनें याद आई थी कि वन साइड लव बेसिकली ये डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, एंड तक तो वन साइड ही चलता रहता है ना। तो इस पे लिखा था कि मैंने प्यार के अंधेरे में गम का उजाला आता ही क्यों है, जिसे हम चाहे वही रुलाता ही क्यों है, अगर वो मेरा नसीब नहीं तो खुदा ऐसे लोगों से मिलाता ही क्यों अरे है। बाबा, तो फिर वो चीज़ मेरे को भी कनेक्ट हुई कि हम जो चाहते हैं वो जल्दी मिलता नहीं है। तो ये मेरा सवाल ये है कि जब आपने 2016 में रिलीज़ हुई थी तब आपको भी नहीं मिला, लेकिन अब इतना प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है कि अब ये जो जितनी फिल्में रिलीज़ हो रही है, ये रिलीज़ होने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा कमाई कर चुकी है अब तक, और मुझे लग रहा है आगे भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। सलमान खान का नाम भी बहुत जुड़ता है कि अभी कुछ रील्स वायरल होने लगी थी कि सलमान खान सनम तेरी कसम 2 में आ सकते हैं, ऐसा क्या है, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं है। जैसे हम आपके साथ इंटरव्यू में, अब आपका कुछ फॉर्मेट होगा, तो उनका जो थे उन्होंने कहा हमारा एक है, हमारे यहाँ पे लास्ट में रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं हम, तो हमने पूछिए, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फैंस का क्वेश्चन आपको। तो उन्होंने फैंस पूछ रहे हैं कि सलमान खान को उनको चाहिए सनम तेरी कसम 2 में। तो अब हम क्या ही बोले, इट ऑल्सो केम एज अ शॉक टू अस ऑल्सो कि यू आर सेइंग सलमान खान चाहिए। तो हमने यही कहा था कि भाई वो तो हमें भी चाहिए, अगर मिल जाए तो प्लीज़ आप उनको टैग कर दीजिए डायरेक्टली, क्योंकि विच डायरेक्टर डजंट वांट टू वर्क विद सलमान सर, यू नो। सलमान खान ने कुछ हेल्प करी इस मूवी को लेकर, जब चल नहीं रही थी मूवी तब कुछ ऐसा हो? हम कह भी चुके हैं इस बात को बहुत बारी, और उस बात को क्योंकि क्या हो जाता है जब हम लोग ख़त्म भी हो गई थी सब, तो प्रमोशन हो नहीं रही थी। हर्ष मावरा, हम पूछते भी थे हर्ष आज कहाँ गए, मावरा आज कहाँ गए प्रमोशन करने, तो कुछ नहीं। फिर हमारे स्टूडियो वाले ही बोल देते थे अरे सर आपके एक्टर तो ऐसे ही हैं सर, आपका कुछ हिटअप नहीं हो रहा, आपने पिक्चर भी ऐसी ही बनाई है, पिक्चर ये सब है। तो पूरा मतलब इट्स लाइक अ, जब पिक्चर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, फिर सामने वाला क्या होता है ना, आप वल्नरेबल होते हो बहुत, यू नो। सी आई एम क्रिएटिव, अब आप बोल दो कि जो आपने किया खराबी है, आप अपना काम नहीं कर रहे हो बट आप पूरा ब्लेम मेरे पे डाल दो, यू नो। तो फिर अभी हम डाउन क्या हो जाएगा, यू सही नो। बात है। तो फिर जैसे सब अपने गुरु, नहीं, हमें mentors, बताया गया था कि हम बोल रहे थे कि आप प्लीज़ पिक्चर प्रमोट करो, तो जो स्टूडियो के हेड्स थे उन्होंने हमसे कहा था कि आपने कोई मास्टरपीस नहीं बनाई है, आप कोई बंसाली नहीं हो, तो आप ना, आपकी कास्ट इतनी अच्छी है ना, आपकी फिल्म ऐवी है, तो आप के लिए जितना कर रहे हैं उसी में आप खुश रहिए। तो उस टाइम पे डायरेक्टर तो टूट जाता, हम सिर्फ डायरेक्टर नहीं थे, हम राइटर डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। तो फिर आदमी बोलता है, फिर एक आदमी से पूछते हैं जो हमेशा सच कहता है, अगर उन्होंने भी कहा कि अच्छी नहीं बनाई है तो फिर वो सच है। जो सलमान खान सर हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो माने कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे पर सच ही बोलेंगे। तो 4 या 5 दिन पहले रिलीज़ के हम उनके पास गए थे। आप बताइए। तो उन्होंने क्या कहा था? उनको भी कनेक्ट हुई होगी, जाहिर सी बात। उन्होंने क्या कहा था कि हम तो गए, हमने कहा सलमान हमारी पिक्चर आ रही है, आपको ट्रेलर दिखाना है। तो उन्होंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छी पिक्चर है, सुपर हिट है पिक्चर। तो हमने सुपर हिट है पिक्चर तुम लोगों की, कब आ रही है? हमने कहा कब आ रही है मतलब क्या है, आपको पता नहीं? 4 दिन बाद तो पिक्चर आ रही है, आप क्या बोल रहे हो सलमान? तो बोले अच्छा 4 दिन बाद आ रही है पिक्चर। तो बोले तुम लोग डूम्ड हो, खत्म हो गया तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होएगा इस किसी को नहीं पता। उन्होंने कहा पुश करो पिक्चर, थोड़ी और प्रमोट करो। तो अब तो सनम तेरी कसम 2 की लाइनअप हो रही है। एक जो प्रोड्यूसर है इनके, दीपक मुकुट जी, उनका बहुत वायरल हो रहा है कि उनके कॉपीराइट्स इसके सनम तेरी कसम के उनके पास है। उन्होंने अब तक डायरेक्टर्स फाइनलाइज नहीं करे हैं, हालांकि उन्होंने ये भी बोला एक इंटरव्यू में कि उन्होंने हर्षवर्धन को फाइनलाइज कर लिया, एक्ट्रेस अभी डिसाइड नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, क्या कॉन्ट्रोवर्सी है? ये कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होता। क्या होता है ना, हम मल्टीपल इंटरव्यूज़ जाते हैं ना, और हम लोग मल्टीपल लोगों से बातें करते हैं, तो कुछ बात का कुछ, जैसे सलमान सर का ही हो गया कि सब तरफ वायरल हो रहा है सलमान सर इन सनम तेरी कसम 2। अब सिमिलर चीज़ इसमें भी हुई। हम जब सनम तेरी कसम 1 लिख रहे थे, तो क्योंकि ये स्टोरी इतनी इस मैग्नीट्यूड की है, फादर डॉटर कर्स, एंड देन उसके बाद में फादर की ज़िंदगी कैसे, यू नो, इस स्केल की कहानी है ये। तो हमने उस वक्त सनम तेरी कसम 2 की भी कहानी लिखी हुई थी। अगर आपने तो पिक्चर देखी हुई है, वो कहानी ख़त्म होती है, उधर से वो पेड़ से बात कर रहा होता है ना, और वो उसको बोलता है कि यू नो, मैं आज केस जीतता हूँ तो मैं मिस करता हूँ, बॉस मैं रोज़ करता हूँ, मेरे से ज़्यादा यार तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। और वहाँ पे फिर उसकी आवाज़ आती है सरू की, उन्होंने। तो वो सनम तेरी कसम 2 का बिगनिंग है। वहाँ से ही सनम तेरी कसम 2 शुरू होती है, जो कि हमने कहानी उसी वक्त लिख दी थी। अब किसी को क्या ही कहें, उस वक्त पिक्चर नहीं चली, तो हमने अपनी वो उसको हमने
रख लिया अपने शेल्फ में। तो ये एक मुद्दा है। अब उस वक्त हमने ज़िंदगी के रिश्तों की, प्यार के सफ़र की 4 कस्मों की कहानी हमने लिखी थी, जिनमें से 2 कहानी थी सनम तेरी कसम 1 और 2। 2 और कहानियाँ हैं। तो हमारे जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, और जब ये इतना बड़ा क्रेज़ हो गया है तो उन्होंने कहा देखो हर डायरेक्टर का अपना वर्ल्ड होता है। किसी डायरेक्टर का कॉप यूनिवर्स है, किसी का हॉरर यूनिवर्स है, तो तुम लोगों का क्या है? क्योंकि हमारे इतने सारे गाने हैं, इतना सारा वो है, तो एक यूथ लव यूनिवर्स जो है ना, उसका तुम फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम, आई थिंक जहाँ पे खड़े हो, क्योंकि ये जो जीत है, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है राइटिंग का और डायरेक्शन का एट दिस मोमेंट। क्योंकि पिक्चर तो 10 साल से हुई, फैशन भी 10 साल से है, गाने भी 10 साल से, तो एक्चुअली ये राइटिंग का सेलिब्रेशन हो रहा है सारा का सारा। तो उन्होंने कहा एक फ्रॉम द राइटर्स ऑफ सन एंड डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम, एक हर वैलेंटाइन पे एक ये आप अपना ये लेके आइए। तो हमारे भी जो प्रोड्यूसर्स हैं सारे 6, 7, 8 हैं, तो उन्होंने बोला ये एक वर्ल्ड लेके आइए। तो अब उनमें से, तो अब ये जो वर्ल्ड है ये तो आएगा ही आएगा। वैलेंटाइन 2026 पे फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड राइटर्स ऑफ सनम तेरी कसम एक पिक्चर ज़रूर से आएगी हमारी दुनिया की, जो कि हम कहते हैं कि हमारी जेंजी का नज़रिया, हमारे कहने कहानी का नज़रिया, अब वो आएगी। अब ये कहीं डाइल्यूट होके मैटर चला गया कि सनम तेरी कसम 2 की हमने रिलीज डेट डिक्लेयर कर दी है ना। सनम सी जितनी वो पिक्चर हमें अजीज़ है उतनी दीपक जी को भी अजीज़ है। दीपक जी हमारे भी बहुत अजीज़ हैं। दीपक जी नहीं होते तो शायद ये जर्नी हम कर भी नहीं पाते थे। जैसे हमने कहा, जब आप न्यू कमर्स को अनाउंस करते हो तो सब स्टॉप ब्लॉक में सारा गायब हो जाते हैं, सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा होता है। उसमें से पीछे से दीपक सर की एंट्री हुई वहाँ पे से, तो दीपक सर को उतने ही हमारे को भी अजीज़ हैं जितने और उनकी भी ये पिक्चर है। तो ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट अगर मैं, राधिका जी, दीपक सर साथ में खड़े होकर नहीं करें तो उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी नहीं है। मेरे लिए भी, राधिका जी के लिए भी, इट्स एन एम्प्टी चेयर, ही इज़ द थर्ड चेयर ऑफ द थिंग। तो ये कहीं ना कहीं वो मैटर डाइल्यूट हो गया। बट ही सेड ही इज क्लेमिंग कि ही इज आल्सो राइटिंग ऑन द स्क्रिप्ट, कि वो भी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं अभी, ऐसा उन्होंने कहा था। मे बी शायद वो फ्लो में हो गया हो, आगे आपकी जो भी बात हो, डिस्कशन हो, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, तो खुद हमसे आके मतलब मिले, ऐसा डिस्कशन हो। तो मे बी वो भी शायद चाह रहे हो कि बात हो, जल्दी इस पर काम हो। तो फैंस के लिए क्या सरप्राइज़ है 2026 के लिए? कौन कास्ट कुछ तो रिवील होना चाहिए। नहीं, अब ये जैसे मैंने कहा कि फ्रॉम द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ सनम तेरी कसम एक लव स्टोरी तो वैलेंटाइन पे ज़रूर आ रही है 2026। बाकी का जब हम बॉम्बे से चल रहे थे तो उन्होंने कहा था बरकत जी अगर कुछ ज़्यादा पूछे 2 के बारे में तो उनको बोलना सर मैं फिर आ रहा हूँ 2 के बारे में बात करने। तो बरकत जी से बोलिएगा अभी इधर छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि 2 की अब इतनी ज़्यादा ही बात कर लेंगे तो हमने आपको ओपनिंग भी बता दी कि वो पेड़ से ही कहानी शुरू हो रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर ये सनम तेरी कसम की एंडिंग कुछ अलग लिखना चाहते या करना चाहते तो क्या होता? क्यों ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस जो है वो मर ही गई, चली गई? हम दोनों प्लान बी वाले लोग नहीं हैं। अच्छा। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी प्लान बी से हम चले नहीं। हम प्लान ए से चलते हैं और प्लान ए को ही हम हमेशा तो हम लोग कभी भी आइदर और ऑप्शन के साथ नहीं चलते। तो हमारे लिए हमेशा यही एंड थी कहानी की एंड सोच के हमने पूरी कहानी लिखी थी। तो कहानी लिख के हम एंड पे नहीं पहुंचे थे, हमें पता था यही एंड है और फिर हमने कहानी लिखना शुरू किया था। क्योंकि जैसे हमने कहा आपको कि ये, इसीलिए फर्स्ट सीन भी देखिए वो जाता है एंड आपको पहले ही पता है कि कोई उसकी डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। तो वो फर्स्ट शॉट में ही आपको पता है कि कोई पास हो गया और उसकी कहानी है। तो हम लोग कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन सोचने वाले बंदे नहीं हैं, यही लिखते या नहीं लिखते। और जैसा कि हम कई जगह बोल भी चुके हैं कि ये जो कहानी है, ये जैसे मैंने आपको कहा था, जब लव स्टोरीज़ लोग बनाते हैं उनको 2-3 मुद्दे पे बनाते हैं, या तो अमीर गरीब का, या वो हिंदू मुस्लिम का, या फिर वो पेरेंटल ऑब्जेक्शन या कुछ। और ये कहानी जब हम लोग लिख रहे थे तो हमारे ऑफिस में एक जगह है जहाँ पे हमारे भागवतम, पुराण ये सब है।
तो ये कहानी शिव पुराण का एक अंश है विच एंडेड इन अ ट्रेजेडी ओनली। सो जैसे राधिका जी ने कहा, हमने पहले ही ये डिसाइड कर रखा था कि ये किस कहानी का और कहाँ, तो देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ कि इसका ऑल्टरनेट क्या हो अल्टरनेट सकता क्या होगा, क्योंकि ये वो कहानी शिव पुराण में एज अ ट्रेजेडी है। एंड हमारा और राधिका जी का क्लियर था कि ये कहानी हम, तो देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो नथिंग लाइक शी है? पर वैसे भी हम लोग प्लान भी नहीं करते। हम लोग वो नहीं है कि इसका ऑल्टरनेट एंड क्या हो सकता है। यूजुअली हम कहानी शुरू करते हैं तो हम लोग कहानी की क्लाइमैक्स डिस्कस करके शुरू करते हैं कि ये, जैसे कि घर बनाते हैं ना, यूजुअली एक अच्छा आर्किटेक्ट कौन होता है, जिसको पता होता है कि एंड में घर क्या बनने वाला है, और फिर वो अपनी ब्रिक्स ले करना शुरू करता है। तो वी ऑलवेज नो व्हाट द एंड ऑफ द फिल्म इज गोइंग टू बी, एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द फिल्म। ये हम दोनों का स्टाइल है लिखने का। थैंक यू सर बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ सनम तेरी कसम 2 के, अब होंगे वैसे भी सनम तेरी कसम 2 के तो होंगे भी वैसे भी सनम तेरी कसम के डायरेक्टर और राइटर। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और आप हमें भी बताइए कि आपने अब तक सनम तेरी कसम 2 देखी, अगर देखेंगे, अगर आपने अभी तक सनम तेरी कसम नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी, ये भी कमेंट करके बताया। और ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा डायलॉग और सबसे अच्छा पार्ट पूरी मूवी का कौन सा लगा है, और अगर आप कोई स्टोरी इस पे डिफाइन करना चाहते, क्या अलग करना चाहते थे, ये भी हमें बताएं।